मौसम बरसात में पैदा होने वाली बैक्टीरिया और वायरसेस से बहुत सी बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। इस मौसम में फैलने वाली आम बीमारियों में ज़्यादातर हम देखते हैं नाक कान गले की बीमारियां बहुत ज़्यादा आम हो जाती है और उनका बराह रास्त ताल्लुक फ़ज़ाई आलूदगी और मौसमी कैफियत से होता है। आलूदा हवा सांस के ज़रिए नाक और गले के रास्ते हमारे फेफड़ों में जाकर फेफड़ों के इन्फेक्शन का बाइस बनती हैं और आजकल शहर के जो सरकारी और निजी हॉस्पिटल्स हैं उनके आउटडोर में ज़्यादातर मरीज नाक कान गले के अमराज के साथ ही आ रहे हैं और अगर इन बीमारियों का इलाज बर वक्त ना हो तो ये पेचीदा भी हो सकती है। तो मौसम बरसात में नाक कान और गले की बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, क्या क्या एहतियाती तदाबीर करने की हमें ज़रूरत है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जनाब मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अनवारुल हक हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। डॉक्टर साहब ये वाला मौसम जैसे कि अनप्रेडिक्टेबल होता है और बैक्टीरियाज और वायरसेस के लिहाज से भी बड़ा कह लें कि पसंदीदा होता है क्योंकि उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही होती है, तो इस तरह नाक कान और गले की बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। तो इनका आपस में कितना गहरा ताल्लुक है? नॉर्मली भी हमारे जिस्म के अंदर बैक्टीरिया, मुंह के अंदर, कान और नाक तीनों जगह पे बैक्टीरिया और फंगस नॉर्मल मौजूद रहते हैं। अच्छा। लेकिन इस मौसम में चूँकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, कभी बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है, कभी बारिश बरसना शुरू हो जाती है और नॉर्मली भी ह्यूमिडिटी का लेवल जो एनवायरनमेंट है उसमें ज़्यादा हो जाता है, तो इनमें फंगस ज़्यादा ग्रो करते हैं। अच्छा। जिसमें कान के अंदर फंगस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं आजकल, और कान में फंगस की वजह से कान इचिंग होती है, कान बंद हो जाता है, कान से रेशा आना शुरू हो जाता है और कान में शदीद दर्द भी हो सकती है। तो आमतौर पर लोग इसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, हाँ जी, इग्नोर कर देते हैं। हाँ जी, तो वो उसको सीरियस नहीं लेते और उसको चलने देते हैं अनटिल अनलेस के ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो इसमें आइडियली जल्दी से जल्दी कान की सफाई करवानी चाहिए ताकि फंगस जो है वो दूसरी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है उनको क्योंकि उनके लिए माहौल ज़्यादा साजगार हो जाता है। जब वेट हो जाता है कान अंदर से फंगस ग्रो करता है तो वो भी ग्रो कर जाती हैं और कान के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी साथ साथ हो जाती है। तो इसका हल क्या है फिर डॉक्टर साहब? इसका हल ये है कि कानों को बचाया जाए ह्यूमिडिटी से, गंदे पानी में ना नहाया जाए, साफ़ पानी से नहाया जाए। जिनको किसी भी किस्म की कान की कोई प्रॉब्लम होती है, कान के पर्दे में सुराख है या कान की रिकरेंट इन्फेक्शंस हो जाती हैं, तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो कान को बंद करें। बंद भी इस तरह कॉटन से नहीं करें कि कॉटन तो सोक हो के और ज़्यादा पानी अंदर ले लेती है। पहले कॉटन के जो पोर्स होते हैं उनको ऑयल, किसी भी किस्म के ऑयल में भिगो के उसको थोड़ा सा निचोड़ लें, निचोड़ के कान के अंदर रख के थोड़ा सा उसको प्रेस कर दें अंदर की तरफ ताकि वो उसको अच्छे तरीके से एयर टाइट और प्लग कर दे, और हो सके तो उसके ऊपर थोड़ी सी वैसलीन भी लगा लें ताकि कान के अंदर पानी ना जा सके और ह्यूमिडिटी कम से कम हो। जो आम लोग हैं उनको ऐसी कोई ख़ास स्पेशली प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एनी हो अगर किसी भी किस्म की बीमारी या किसी भी किस्म की कोई सिम्टम जिसमें खुजली है, कान का बंद होना है, सुनाई ना देना है, कान का भारीपन है या कान से रेशा आना है, तो फिर किसी ENT स्पेशलिस्ट से यकीनन राब्ता करें। ये इस मौसम के लिहाज से हो सकता है या किसी और बीमारी के तहत भी हो सकता है? ये वैसे तो किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो इसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और नंबर ऑफ़ पेशेंट जो है वो 2, 3, 4 टाइम्स बढ़ जाता है इन दिनों में ईयर की इन्फेक्शन के साथ। इस ईयर की इन्फेक्शन, और इसमें ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है सफाई की इम्पोर्टेंस, कान को साफ़ करने की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन भी दी जाती हैं लेकिन कान को साफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसकी वेटेज मेरा ख्याल है कि अगर मैं कहूँ कि 80% तक सफाई की वेटेज है और 20% तक वेटेज आप जो भी मेडिसिन, ड्रॉप्स या ओरल मेडिकेशन यूज़ करते हैं उनकी है। और ये ख़ास तौर पे उन लोगों में होता है जिनका इम्यून सिस्टम लो होता है, जैसे डायबिटीज़, शुगर के मरीज़ हैं, या उनको कोई और बीमारी है, बार बार एंटीबायोटिक्स लेते हैं और उनकी इम्यूनिटी लो है, स्टीरॉइड्स के ऊपर हैं, कोई HIV के अगर पेशेंट्स हैं
तो जिनकी इम्यूनिटी लो होती है उनमें ये इन्फेक्शंस होने के चांसेस रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। लेकिन फिर सफाई का तरीका आप क्या बताएंगे? मतलब हम लोग तो है हेयर पेन भी यूज़ कर रहे होते हैं, ईयरबड भी यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत से हजरात को मैंने देखा चाबियां भी मार रहे होते हैं कानों में, तो इस तरह की चीज़ों से भी इन्फेक्शन बढ़ सकता है? ऑफ कोर्स अब कोई भी कान की जो स्किन है तो वो वही स्किन जो हमारे बाकी बॉडी के ऊपर है, वो अंदर फोल्ड होकर अंदर चली जाती है, लेकिन उसकी थिकनेस बहुत कम है। जिस तरह हमारे जो स्किन की थिकनेस है हमारे नाक की टिप के ऊपर बहुत मोटी होती है, कान के ऊपर मोटी होती है। अगर हम यहाँ आंख के नीचे देखें तो कान जो स्किन है हमारी बिल्कुल पतली होती है, लेकिन इसी तरह कान के अंदर जो स्किन होती है वो इससे भी बहुत ज़्यादा पतली होती है और उसकी लेयर्स कम हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा वो डेलिकेट होती है और वो मामूली सी इंसल्ट को भी बर्दाश्त नहीं करती। वो मामूली इचिंग करें तो उसके अंदर भी वहाँ पर ज़ख़म हो जाते हैं, फिर वो मामूली ज़ख़म जो है उससे इचिंग और ज़्यादा बढ़ती है और इन्फेक्शंस होने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आइडियली तो हम एडवाइस करते हैं कि किसी भी चीज़ से कान के अंदर खुजली ना की जाए। लेकिन हर चीज़ ख़तरनाक है, लेकिन उन चीज़ों में जो चीज़ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है वो मेरा ख्याल कॉटन बड है। कॉटन बड चूँकि रगड़ के कान को साफ़ कर देता है और कान के अंदर जो मैल होती है उसको हर जगह से, जिस तरह हम फर्श के ऊपर पोछा लगाते हैं वो तकरीबन पोछे वाला काम करता है और कान के अंदर जो नॉर्मली अल्लाह ताला ने मैल पैदा करता है वहाँ पर, और वो मैल को अच्छे तरीके से साफ़ कर देता है। तो कान के अंदर मैल का होना किसी हद तक ज़रूरी होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंजन के अंदर इंजन ऑयल का होना ज़रूरी होता है, जैसे मुंह में थूक का होना ज़रूरी है, आँख में आंसू का होना ज़रूरी है, जिस्म में पसीने का होना ज़रूरी है, इसी तरह कान के अंदर किसी हद तक मैल का होना ज़रूरी होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी भी चीज़ से खारिज करनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे वर्स्ट चीज़ कॉटन बड है, क्योंकि उसको वाइप आउट कर देती है, वो बिल्कुल उसको सफाई कर देती है। क्लियर कर देती है। लेकिन अगर हम किसी भी और चीज़ से खुजली करते हैं तो वो उसको साफ़ नहीं करती, थोड़ा बहुत बाहर निकाल लेती है, लेकिन बाकी वहीं पे दाएं बाएं हो जाती है वैक्स, और फिर वो बॉडी की हीट के साथ फिर वो स्प्रेड हो जाती है, तो उसमें कान के अंदर मैल कुछ ना किसी हद तक मौजूद रहती है। तो उसकी मौजूदगी की वजह से कान के अंदर इचिंग होने के चांसेस भी कम होते हैं और बैक्टीरिया और इन्फेक्शन होने के, क्योंकि हम ट्रामा नहीं करेंगे, खुजली कम होगी तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी रिलेटिवली कम हो जाते हैं। अगर हम कान के बाद अगर हम नाक और गले में आए तो वहाँ पर भी इन्फेक्शन के चांसेस रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं, और वहाँ पर भी इन्फेक्शन जो है नाक में भी इन्फेक्शन हो जाती है। और ये भी अभी जो कोरोना है उसके अंदर वो लोग जो जिनको कोरोना होता है उनकी स्टीरॉयड्स दिए जाते हैं, उस स्टीरॉयड से उनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, और इम्यूनिटी लो होने की वजह से नाक में भी फंगस, और वो शदीद किस्म का फंगस होता है जो कि हर किस्म के टिश्यू को डिज़ोल्व कर देता है, हर किस्म के टिश्यू को डेड कर देता है, और उसमें हमें कई दफ़ा वो ब्रेन तक भी पहुंच जाता है, आँख जबड़ा निकालना पड़ जाता है, आँख निकालनी पड़ जाती है, बीमारी आँख में चली जाती है। तो आल्दो के मतलब इस बंदे के इख्तियार में तो नहीं होता ऐसी इन्फेक्शन को अवॉइड करना, लेकिन स्टीरॉयड्स आम बीमारियों में लंबे अरसे तक स्टीरॉयड्स लेना बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा हद तक इफ़ेक्ट करता है और उससे बचा जा सकता है। और सेकेंडली चूँकि डायबिटीज़ के अंदर मैंने कहा कि इम्यूनिटी हमारी लो हो जाती है, तो उसमें ज़रूरी है कि डायबिटीज़ का कंट्रोल बहुत अच्छा रखा जाए। जो लोग ओरल मेडिकेशंस लेते हैं वो लोग ओरल मेडिकेशंस जो है उनको टाइम पे लें, अपना ब्लड शुगर को मॉनिटर करें, दिन में कई दफ़ा ब्लड शुगर लें, फास्टिंग लें, खाने के बाद लें, और अपनी मेडिसिन को एक डायबिटीज़ के अंदर एक ऐसा बैलेंस पैदा करें जिसमें उनकी डाइट है, डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज है और मेडिसिन है। इन तीनों चीज़ों का इतना अच्छा बैलेंस करना चाहिए कि आपका शुगर लेवल ज़्यादा ना हो।